हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आपको मेरे पीछे डिजिटल बोर्ड दिख रहा होगा, बट मैं इस डिजिटल बोर्ड पे क्लास नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जो कैमरा है वो खराब हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, देखो। ठीक है, एक कैनन का कैमरा था, वो भी खराब हो गया था। फिर ये पीटीजेड कैमरा मैंने परचेज किया था, ये भी खराब हो गया है। नया कैमरा मैंने मंगवा लिया है, बट उसको आने में ऑनलाइन मंगाना पड़ता है, तो उसको आने में अभी 2-4 दिन और लगेंगे। तो अब इतना तो गैप नहीं दे सकते हम हमारी स्टडी में। सो आज मैं, जो मेरा पुराना सेटअप था, जब मेरे पास डिजिटल बोर्ड या कैमरा नहीं था, तो वह सेटअप मेरे पास अभी भी पड़ा है, तो उसको मैंने स्टार्ट किया है। और आज हम इस सेटअप से जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, जिसको हम बीओएम भी बोलते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, सेम फर्स्ट के अंदर ये सब्जेक्ट है। काफी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर इस सब्जेक्ट को भी पढ़ाइए आप। तो इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो आज हम इसी सेटअप से कंटिन्यू करते हैं, बस आप थोड़ा सपोर्ट करना। आई होप सेकेंड चैप्टर हम डिजिटल बोर्ड पे करेंगे। ओके, तो इसलिए 2-3 दिन क्लास नहीं आई। चैप्टर नंबर फर्स्ट है मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। भाई मैनेजमेंट होता क्या है उसका ओवरव्यू है, यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसके अंदर आगे जितने भी चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, उन सब का ये ओवरव्यू है ये चैप्टर। ओके, सबसे फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, बहुत इजी है। मैनेजमेंट सबसे पहले एक प्रोसेस है। तो अगर आपसे मैनेजमेंट की कोई भी डेफिनेशन पूछे ना, तो सबसे पहले ये बोलना, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कुछ इनपुट होगा, प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट मिलेगा, तो वो प्रोसेस है एक तरह की। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ। इस प्रोसेस में हम क्या क्या करते हैं? फर्स्ट काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं किसी भी काम को करने की। सेकेंड नंबर क्या करते हैं इस प्रोसेस के अंदर? जो काम हमने प्लान किया है उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, कितना पैसा लगेगा, कितना मनी, मटेरियल, मेथड, मशीन कौन सी लगेगी, कौन से रिसोर्सेस लगेंगे, उन सारे रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करके एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना। और उसके बाद में नेक्स्ट इस प्रोसेस में, मैनेजमेंट की इस प्रोसेस में जो हम काम करते हैं वो लीडिंग, या फिर इसको डायरेक्टिंग भी बोल सकते हैं आप, डायरेक्टिंग या डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो हो गया लीडिंग और डायरेक्शन एक ही बात हो गया, डायरेक्टिंग एक ही बात हो गया। ठीक है, यानी कि जो रिसोर्सेज है, अधिकतर ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको डायरेक्ट करना, उनको लीड करना, ताकि वो अच्छे से जो बाकी रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके, यानी कि जो हमने प्लान किया है उस हिसाब से वो लोग काम कर सके। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस मैनेजमेंट की प्रोसेस के अंदर होता है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग या लीडिंग करना, एंड उसके बाद में एक होता है कंट्रोलिंग। एक स्टाफिंग नाम का भी आता है, लेकिन मोटा मोटी वो फिर डायरेक्टिंग से रिलेटेड ही होता है। कंट्रोलिंग का मतलब ये हो गया कि जो आपने प्लान बनाया है उस हिसाब से सारे के सारे रिसोर्सेस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक्शन लेना। तो कंट्रोलिंग भी इसी मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर किया जाने वाला एक फंक्शन या एक काम है। इसके अंदर जो हमने सोचा है और जो एक्चुअल में हो रहा है, उन दोनों को कंपेयर किया जाता है, और अगर वहां पर वेरिएंस आता है, कोई डिफरेंस आता है, तो वहां पर एक्शन लिया जाता है। इस तरीके से कंट्रोलिंग होती है। ओके, और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलती ही रहती है। प्लानिंग करना, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना रिसोर्सेज को, फिर उनको डायरेक्ट करना, फिर कंट्रोल करना, फिर एक्शन लेना, वापस रिव्यू लेना, फिर वापस प्लानिंग करना। तो ये प्रोसेस जो है मैनेजमेंट की प्रोसेस है, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्टिन्यूस चलती ही रहती है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे ना कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट ऑफ पीपल। कंट्रोलिंग किसको? एफर्ट ऑफ पीपल, लोगों, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनके काम को, उनके एफर्ट्स को कंट्रोल करना, ताकि वे जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंटली यूज करके स्पेसिफिक गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो अगर मैनेजमेंट करेंगे ना तब भी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम किसी शादी वगैरह में जाते हैं ना, तो अगर वहां का खाना अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, वेटर्स रखे हुए हैं, एकदम सब सिस्टमेटिक हो, तो हम क्या बोलते हैं, यार इनका व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो वो व्यवस्था क्या, वो मैनेजमेंट ही तो है। लेकिन वो एकदम से थोड़ी हुई। वो जो फंक्शन पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है उसकी सबसे पहले प्लानिंग की होगी
कि कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या चीजें चाहिए होगी, फिर क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए होंगे, कितने लोग चाहिए होंगे, कितना क्या आइटम चाहिए होगा, क्या सामान चाहिए होगा, और उसके अलावा फिर जो क्वालिटी, जो बंदा जिस स्किल का है उसको वो काम दे देना, उसके बाद उनको डायरेक्ट करना, उसके बाद उस पर कंट्रोल रखना, तब जाके हम बोलते हैं कि क्या व्यवस्था थी। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपके गोल है वो अचीव हो जाए, तो आपको अपने बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट को यूज करना ही पड़ेगा, और आज के टाइम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं भाई, जो ये इवोल्यूशन हुआ है मैनेजमेंट का, ये कैसे हुआ? देखो, मैनेजमेंट की अगर डेफिनेशन को मैं डिस्कस करने बैठ जाऊं तो मैं उसके ऊपर आधा घंटा बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हमको आगे बढ़ना है। तो जो मैनेजमेंट है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है? तो मैनेजमेंट डिड नॉट एमर्ज ओवरनाइट। तो ये ओवरनाइट नहीं कि, है ना, ओवरनाइट नहीं हुआ है कि बस एक थ्योरी लिख दी गई मैनेजमेंट की, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है। कोई भी थ्योरी या कोई भी प्रिंसिपल्स जो आते हैं वो काफी चीजों से निकल करके आते हैं। तो इसका जो इवोल्यूशन हुआ है, तो इसमें कई सारी अप्रोचेज यूज हुई हैं, और टाइम टू टाइम बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये अप्रोचेज हमको दी हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लास अगर 12th में आपके अगर कॉमर्स था तो आपने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा होगा या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने ये जरूर पढ़ा होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये एफ डब्ल्यू टेलर जो है, उन्होंने, फेंड्रिक विंसलो टेलर इनका नाम था, उन्होंने ये अप्रोच दी थी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो स्कॉलर थे एफ डब्ल्यू टेलर, उनका बोलना था कि आपको अपने काम के अंदर एफिशिएंसी अगर लानी है तो आप साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज करो। साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज करो यानी कि अगर आपको अपने काम में एफिशिएंसी लानी है, आपको काम बहुत बेहतरीन तरीके से और एफिशिएंटली करना है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज करो। और साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा तरीका होता है जो साइंस के ऊपर बेस्ड होता है ना। वो इसके 4 प्रिंसिपल थे ना, स्कॉट नॉट, रूल ऑफ थंब, है ना, याद है आपको? रूल ऑफ थंब को याद, यूज मत करो, साइंस को यूज करो, है ना। तो जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके, अंधविश्वास या परंपराएं जो चली आ रही है, आप वो यूज मत करो। अब आज के टाइम में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेस्ट। आज के टाइम में अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है और वो बोलता है कि भैया मैं तो कंटेंट पहले लिखूंगा, फिर मैं उसको टाइपिस्ट से टाइप कराऊंगा, फिर प्रूफरीडिंग होगी, नहीं, अभी वो पॉसिबल नहीं। अभी आप वो करोगे तो बाकी लोगों से बहुत पिछड़ जाओगे। अभी तो भैया एआई है, चैट जीपीटी है, आपका गूगल का भी एआई है ना, जेमिनी, तो उनका यूज करो ना। वो आपको बेहतर रिजल्ट देंगे, फटाफट देंगे, एफिशिएंटली आपका काम हो जाए। तो जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो भी हमें यही बोलता था, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था, कि अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी लेके आनी है, क्वालिटी लेके आनी है, तो फिर आपको जो है एक ऐसा बेस्ट तरीका निकालना होगा जो आज के हिसाब से वो आपके काम को एफिशिएंटली आगे लेके जाएगा, न कि पुराने तरीके आप यूज करो। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें 4 प्रिंसिपल थे, लेकिन वो डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो यहाँ पर समझ रहे हैं कि इस तरीके से हुआ, आगे ये आएंगे तो मैं पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। ये जो थ्योरी है हेनरी फ्योल ने दी थी, याद है हेनरी फ्योल के क्लास? अगर 12th में आपने कॉमर्स पढ़ा है तो आपको पता होगा, 14 प्रिंसिपल थे इसके हेनरी फ्योल के, जो कि फोकस थे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, भी प्रशासन व्यवस्था कैसे होगी। इनको हम मैनेजरियल प्रिंसिपल बोलते हैं, जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो थे उनको साइंटिफिक प्रिंसिपल बोलते हैं। इसमें टोटल 14 प्रिंसिपल इन्होंने दिए हैं, जिसमें स्पेशलाइजेशन के ऊपर काम करना, आगे मैं थोड़ा इसके बारे में बता भी दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहेवियर अप्रोच। एल्टोन, माओ एंड मास्लो ने इसको दी थी, और मास्लो जो है वो अधिकतर यही है कि भाई एम्प्लॉइज को कैसे मोटिवेट किया जा सके, उसके ऊपर इसने बहुत काम किया है मास्लो ने, ठीक है, कि भाई एम्प्लॉय की नीड्स क्या है, लोगों की नीड्स क्या है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन नीड को पूरा करो तो वो मोटिवेट हो जाएंगे। वो कई बार फाइनेंशियल नीड हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल नीड भी हो, कोई सम्मान चाहिए, किसी को मान चाहिए, किसी को किसी की तारीफ कर लो तो उससे मोटिवेट हो जाएगा, और किसी की सैलरी बढ़ा दो तो मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आप कर लोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का अंदर जो बिहेवियर है वो अच्छा रहेगा, और फिर लोग अपने मन से काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये हमारा मास्लो और एल्टन माओ का है बिहेवियरल अप्रोच। ये सारी मैनेजमेंट की अप्रोचेज हैं, इनसे ही फिर इन अप्रोचेज को यूज करके ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा मैनेजमेंट होता है। फिर आता है हमारा क्वांटिटेटिव अप्रोचेज। क्वांटिटेटिव अप्रोचेज क्या है? देखिए, क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है वो हमें ये बोलती है, यूज मैथमेटिकल टूल, मतलब ये एनालिटिकल अप्रोच हो गई, एनालिसिस करना होता है। मैथमेटिकल बहुत सारे टूल्स होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर होते हैं, मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, इनका यूज करो आप।
और इनका यूज करके फिर बड़े बड़े डिसीजंस लो, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजन है वो राइट होंगे, तो फिर उससे अच्छा रहेगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा। ओके जी, ठीक है। आज के अंदर जो ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेसेस होते हैं उनमें फिर डेटा एनालिटिक्स करना ही पड़ता है, जैसे हम भी करते हैं। जैसे यूट्यूब चैनल है, उसमें देखते हैं भाई कौन से सब्जेक्ट के वीडियोस ज्यादा स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा? कमेंट्स देखो, स्टूडेंट किस सब्जेक्ट की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया है तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, किस सब्जेक्ट को ज्यादा सर्च कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट के कुछ वीडियो अगर पुराने डले हुए हैं तो उन पे क्या व्यूज आ रहे हैं, मतलब कितना जो स्टूडेंट है वो इंटरेस्टेड है कौन से सब्जेक्ट में, उस समय उस पीरियड के अंदर वही सब्जेक्ट पढ़ाओ ताकि स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिले। ओके, तो ये एनालिटिकल अप्रोचेस होती है, जो ये ऑनलाइन बिजनेसेस वगैरह होते हैं या ऑनलाइन जो भी सर्विसेज होती है उसमें ये बहुत काम आती है। ओके, ऑफलाइन में भी आती है। नेक्स्ट हमारी जो अप्रोच है वो मॉडर्न अप्रोच। इस मॉडर्न अप्रोच में सिस्टम अप्रोच होती है और कॉन्टिजेंसी अप्रोच होती है। जो सिस्टम अप्रोच होती है ना, वो जो बिजनेस होता है ना उसको एक मशीन की तरह समझती है, कि बिजनेस जो है ना एक मशीन है। जैसे बहुत सारी मशीन होती है, जैसे आपकी बाइक वो भी तो एक मशीन ही है, कार वो भी मशीन है, ऐसे कैसे बहुत सारी मशीन होती है। जैसे कंप्यूटर भी एक मशीन ही है ना, और पर्सनल कंप्यूटर जो होता है, प्रिंटर भी एक मशीन ही है। तो इन मशीन्स में क्या होता है, बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो ये बोलते हैं ऐसे कैसे हर पार्ट अच्छे से काम करना चाहिए। जैसे इस मोबाइल फोन जो होता है, जैसे ये कैमरा है ना, अब ये भी एक तरह की मशीन ही है ना, इसमें बहुत सारे लेंस होगा, इसका बाहर का हार्डवेयर है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर होगा, है ना, ये चार्जिंग केबल वगैरह होगा, तो सारी चीजें हैं इसकी मशीन के अंदर, वो सब मिलकर के प्रॉपर काम करती है, तब ये कैमरा काम करेगा। अब इसमें से कुछ चीज मिस्टेक हो गई है तो ये यूज करना बंद कर दिया, कोई एक पार्ट खराब हो गया तो वो पार्ट सही करवा दो आप, तो ये वापस से चलने लग जाएगा। ऐसे कैसे जो बिजनेस है उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे आपका एचआर डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, परचेजिंग डिपार्टमेंट हो गया, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट हो गया, मैनेजमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट। अब वो सारे डिपार्टमेंट एकदम सही से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके साथ में काम करनी चाहिए, तो आपका जाके बिजनेस वो मशीन चलेगी अच्छे से, परफॉर्म करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ये सिस्टम अप्रोच बोलती है। कॉन्टिजेंसी अप्रोच बोलती है नो वन साइज फिट ऑल, बोलते हैं कोई भी एक साइज सभी जगह फिट नहीं होगी। एडॉप्ट मैनेजमेंट स्टाइल इन दिस सिचुएशन टू द सिचुएशन। देखो कौन सी मैनेजमेंट अप्रोच अपनानी है वो डिपेंड करता है, कौन सा मैनेजमेंट का टेक्निक अप्लाई करना है, कौन सा प्रिंसिपल आप अपने बिजनेस में यूज करोगे, वो डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट की स्टाइल जो है क्या होगी, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत फनी एग्जांपल है लेकिन एक एग्जांपल है। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है, जैसे गवर्नमेंट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका जैसे पुलिस हो गया, ये इनका काम होता है ना प्रशासनिक काम, सब चीजें एकदम स्मूथली चले उसका उनको ध्यान रखना होता है। ओके, अब यूएसए के अंदर अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया रोड पे और वहां पर पुलिस आएगी तो क्या होगा? पुलिस आएगी तो लोग डरेंगे थोड़ी ठीक है, और इंडिया के अंदर लोग भागने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे ये कम हो रहा है, लेकिन ये वो गैदरिंग, मतलब वहां आप ऐसा समझ लो, वहां पुलिस आई तो लोग सोचेंगे अच्छा पुलिस आ गई, यहाँ पुलिस आ गई और पुलिस आ गई ठीक है, वो है। तो हर जगह हर सिचुएशन अलग होती है, तो उस हिसाब से वहां पर मैनेजमेंट की एक स्टाइल होनी चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट अलग होता है, कल्चर अलग होता है ना, तो उस हिसाब से आप अपनी एक अलग ही, सबसे बढ़िया जो अप्रोच है ना वो साइंटिफिक अप्रोच है, वो यही बोलती है आप अपने हिसाब से बेस्ट वे ढूंढ लो ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके, अब बेस्ट एज मैनेजमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सके। ओके, अब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल के मैंने बोला था ना, आगे हम पढ़ेंगे, वो 14 प्रिंसिपल है। उसमें सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने हमको दिया, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स है, वो है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। भाई काम का बंटवारा करो, लेकिन कैसे करना? स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे करना। जो व्यक्ति जिस काम को करने में स्पेशलिस्ट है, जिसके पास जो काम करने की स्किल है, उसको वही काम है। मैं भाई कॉमर्स का टीचर हूं, अब मुझे कोई बायो या साइंस दे दोगे तो वो मैं थोड़ी पढ़ा पाऊंगा, आया समझ में? तो और उसको अगर कॉमर्स दोगे तो वो नहीं पढ़ा पाएगा। तो जो पर्सन जिस काम में स्पेशलिस्ट है, स्पेशलाइजेशन है जिस काम की उसके पास, जिस चीज की उसके पास स्किल है, उसको वही काम दो। ओके, नेक्स्ट है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो आप अपने जो नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उनको अथॉरिटी दो, कुछ पावर दो कि वो अपने आप डिसीजंस ले सके, हर बात ऊपर जाके पूछे नहीं, और उससे रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। नेक्स्ट है इनका प्रिंसिपल 14 है टोटल, डिसिप्लिन। रूल्स एंड पॉलिसीज मस्ट बी फॉलो, जो भी रूल्स है पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो मस्ट बी फॉलो होनी चाहिए।
जैसे स्टाफ जो है वो ऑफिस टाइमिंग को फॉलो करे, ओके, लेट नहीं आए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, मतलब एक एम्प्लॉय को अपना काम किसी ना किसी बंदे को तो रिपोर्ट करना होगा ना, कि भाई ये मैं किसी ने काम दिया वो किया, अब ये काम मैंने हो गया है मेरा, तो किसको रिपोर्टिंग करेगा, तो उसके ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, 2-3 बॉस नहीं होने चाहिए, वरना वो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा और सही नहीं हो पाएगा काम, किस किस को हैंडल करेगा वो, है ना। आर टीचर रिपोर्टेड ओनली टू प्रिंसिपल, जैसे टीचर है तो उसको प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना है, ओके। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन प्लान फॉर अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, जैसे एक काम है और उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो उसी प्लान में शामिल होनी चाहिए, मतलब जो डायरेक्शन दे रहे हो आप उसमें यूनिटी होनी चाहिए। मार्केटिंग टीम फॉलो अ सिंगल कैंपेनिंग प्लान, जैसे मार्केटिंग टीम का काम होता है कि मार्केटिंग करना, तो अब वो सारा काम उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटी उसी टीम को दी जानी चाहिए, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आएगा उसके अंदर। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये बोल रहा है कि देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर जो भी लोग काम करते हैं, तो आप उनसे काम इसलिए करवा रहे हो क्योंकि आपके बिजनेस का कोई गोल होगा जो आपको अचीव करना है, ठीक है। आप मान लेते बिजनेस के ओनर हो, आपने गोल रख रखा है कि अगले साल सेल्स को डबल करना है, या प्रॉफिट को डबल करना है, या प्रोडक्ट को क्वालिटी इंप्रूव करनी है, या कोई नया इनोवेशन करना है, तो ये आपने एक गोल रख लिया और आप चाहते हो कि ये मेरा गोल पूरा हो जाए, तो वो पूरा करने में हेल्प कौन करेंगे, आपके एम्प्लॉइज। लेकिन एम्प्लॉइज अच्छे से मन लगाकर काम तभी करेंगे जब एम्प्लॉइज का भी कोई ना कोई पर्सनल गोल होगा, वो आप पता करोगे। किसी को सैलरी बढ़ानी होगी, किसी को कोई घरेलू कोई प्रॉब्लम होगी, किसी को क्या, हर किसी की कुछ ना कुछ गोल होते हैं जिसके लिए वो भागता है, काम करता है। तो एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, जो इंडिविजुअल गोल है वो पता करके उनको बोलना चाहिए कि देखो ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, ये अचीव हो गया तो तुम्हारे गोल अचीव हो जाएंगे। एम्प्लॉय अवॉइड यूजिंग कंपनी रिसोर्सेज फॉर पर्सनल यूज, इससे वो पर्सनल यूज में रिसोर्सेज यूज करना बंद कर देंगे। रेमुनरेशन, फेयर सैलरी फॉर वर्क डन, भाई रेमुनरेशन का मतलब हो गया सैलरी हो गया आपका, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है, जो भी एम्प्लॉइज को आप देते हो, तो ये फेयर होना चाहिए। अब फेयर का मतलब ये है कि इतना होना चाहिए कि वो अपना गुजारा चला सके, और मार्केट में जो एक एवरेज सैलरी है उतनी मिलनी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि कंपनी की पेइंग कैपेसिटी से बाहर, वो भी नहीं होना चाहिए, पेइंग कैपेसिटी के अंदर होनी चाहिए। एंड इतनी जरूर होनी चाहिए कि एक अच्छी सैलरी हो, वो अपना गुजारा आराम से कर सके। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो है ना, ये पावर का है। देखो छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं ना, उसके अंदर सारी की सारी पावर जो है ना ओनर अपने पास में रखता है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन लेना होता है तो जो मालिक है, जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, उससे पूछ के लिया जाता है। लेकिन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, हर सिटी के अंदर ब्रांच है ना, बहुत फैला हुआ कारोबार है, तो वहां पर फिर ये पॉसिबल नहीं। वहां पर फिर आपको पावर का, अथॉरिटी का, रेस्पॉन्सिबिलिटी का डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी पावर अपने नीचे काम करने वाले मैनेजर्स को देनी पड़ेगी, ताकि एक मैनेजर को बता दिया भाई इससे रिलेटेड सारे डिसीजन आप ले सकते हैं। तो इससे जो ऊपर वाला जो हायर लेवल का और जो मैनेजमेंट होता है वो जो है फ्री रहेगा, और वो केवल उन्हीं चीजों पे फोकस कर पाएगा जो कि बहुत जरूरी है, तो वो उलझेंगे नहीं और काम भी चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अ पावर एंड अथॉरिटी। स्कॉलर चेन का मतलब होता है चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, कि कौन सा एम्प्लॉय किस मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, मैनेजर फिर किसको रिपोर्ट करेगा, ऑर्डर का क्या होगा, और जो आपका ग्रीवेंसेस है या एडवाइसेस है वो ऊपर तक कैसे जाएगी, है ना। तो मैनेजर हो गया, जैसे फिर सुपरवाइजर हो गया, फिर वर्कर हो गया, तो वर्कर सुपरवाइजर को एडवाइस देगा या ग्रीवेंसेस शिकायत करेगा, सुपरवाइजर फिर उसको मैनेजर तक पहुंचाएगा, मैनेजर ऑर्डर देगा सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर उस ऑर्डर को देगा वर्कर को। ये छोटा सा एक एग्जांपल। तो ऐसे ही स्कॉलर चेन होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर देना, ऑर्डर का मतलब है हर चीज अपने ऑर्डर में होनी चाहिए, क्रम वाइज होनी चाहिए, सीरियल नंबर से होनी चाहिए, मतलब एवरीथिंग इन अ प्लेस और एवरीथिंग एज अ प्लेस, राइट पर्सन इन राइट प्लेस। हर इंसान की एक जगह फिक्स होनी चाहिए और वो सही समय पर वहां उपलब्ध होना चाहिए। हर चीज के लिए भी एक जगह होनी चाहिए और वो वहीं होनी चाहिए, तो उससे ऑर्डर सही रहता है ना। तो जो भी चीजें हैं वो पता होती है कहाँ रखी हुई है, कौन सा आदमी कहाँ बैठा हुआ है, तो उससे टाइम बचता है। इक्विटी, फेयरनेस एंड जस्टिस, इसका मतलब फेयरनेस एंड जस्टिस का मतलब है कि भाई देखो इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल पनिशमेंट मिलना चाहिए सभी एम्प्लॉयज को, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है
कि एक आदमी को आपने किसी जॉब पे रखा है तो उसको काफी टाइम तक उस जॉब पे रखो, है ना। तो उसको लगेगा कि हाँ भैया मैं इनके काम का बंदा हूं और मैं इसमें लंबा जा सकता हूँ। ठीक है, जैसे परमानेंट टीचर जो है वो पार्ट टाइमर टीचर से अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे लंबे टाइम तक यहीं टिकना है। हाँ, इनिशिएटिव का मतलब होता है फ्रीडम टू इनोवेट, फ्रीडम देना, टीचर सजेस्ट न्यू टेक्निक मेथड, मतलब फ्रीडम देना ताकि वो नया कुछ इनोवेशन भी कर सके। और स्पिरिट डे क्रॉप्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट, एक दूसरे का सहयोग करना, है ना। बिल्डिंग एक्टिविटीज एज अ ऑर्गेनाइजिंग टीम, टीम वर्क करना। टीम वर्क में आपको बताया ना ताकत होती है, बचपन में कहानी सुनते थे ना, हाँ वही। तो ये सारे जो प्रिंसिपल हैं ये है हेनरी फ्योल के, जो क्लास 12th के अंदर जब हम पढ़ते थे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो या बिजनेस मैनेजमेंट बोल सकते हो, बिजनेस स्टडीज बोल सकते हो, तो वहां पर हम ये पढ़ते थे। अगर आपने ऑलरेडी कर रखे हैं ये तो आपको जल्दी समझ में आ गया होगा। अभी चैप्टर ये लगभग 50% हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है, वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और आई होप नेक्स्ट लेक्चर तक मेरा कैमरा आ जाए ताकि मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर आराम से चीजें एक्सप्लेन करके और अच्छे से खड़े होकर मजे से पढ़ा सकूं। ठीक है, इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आप सपोर्ट करना, लाइक करो दबा के, कमेंट करके बताओ, ताकि मैं जब तक ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं हो जाता तब तक मैं थोड़ा सा एक्टिव होके आपके लिए कंटेंट लाता रहूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।